A very good morning to all. Very good morning.
Very good morning to all. I, Dr. Rekha Sen from Agrawal College, Ballabad, Assistant Professor in Commerce Department. Welcome to all. First of all, I welcome our Principal Sir, Dr. Krishan Kant Gupta ji, in whose able guidance this webinar is organized. I also welcome our keynote speaker, Mr. Mohan Kumar, who is the CFO in OneTick Technology Private Limited. So the topic of our webinar is startup. डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं, बच्चों के साथ भी बात करते हैं, तो सभी के मन में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। सभी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, तो उनसे रिलेटेड ही उनके मन में आइडियाज आते रहते हैं। कोई कहता है कि मैम हमारी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, क्या हमारा फ्यूचर फोटोग्राफी में बन सकता है। कुछ का होता है कि हमारा ब्यूटी पार्लर का मन है, लेकिन इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, इसकी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। कुछ कहते हैं कि मैम मैं कॉलेज के भी बहुत फंक्शंस को मैनेज करते हैं, तो उनमें इवेंट मैनेजमेंट का हुनर होता है। तो कुछ में अपने घर में खाना बनाना, आइसक्रीम बनाना, केक बनाना, ये सभी हुनर होते हैं। तो सभी इन चीजों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे वो अपने आइडियाज को प्रोडक्ट में चेंज कर पाए। तो आज हमारा वेबिनार का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे आइडियाज माइंड में आते रहते हैं, उन आइडियाज को किस तरह से हम मार्केट में एज ए प्रोडक्ट लाएं और उनसे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। सो आई इनवाइट आवर कीनोट स्पीकर मिस्टर मोहन कुमार. Please share your knowledge with us कि how we start up the business. Mr. Mohan Kumar. हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, yes, आ रही है। Thank you. मोहन जी, आ रही है आपकी आवाज? ठीक है। Good morning to all, and first of all, thank you, Principal Sir, Shri Krishnakant Gupta ji, and Dr. Rekha Sen, कि आपने फ्यूचर्स को पॉइंट आउट करके, फ्यूचर्स की नीड्स को ध्यान में रख के आप लोगों ने जो ये स्टार्टअप पे जो वेबिनार अरेंज किया, ये रिक्वायरमेंट है हमारे भविष्य की। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रिंसिपल सर डॉक्टर कृष्ण गुप्ता जी और प्रोफेसर डॉक्टर रेखा सेन जी को। स्टार्टअप भारत में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत क्या है। भारत अंग्रेजों ने 191 ईयर तक अंग्रेजों ने इसको लूटा। इसके बाद आज विदेशी कंपनियां वो भी लूट रही हैं। अंग्रेजों ने लूटा पैसा और आज विदेशी कंपनियां लूट रही हैं हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे अंदर का माइंड। आज एक छोटी सी सैलरी के लिए वो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा माइंड यूज करते हैं और एक समय के बाद जब हमारी एज ओवर हो जाती है तो हमें सिवाय मेडिसिन के बंच के उस मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ नहीं मिलता। स्टार्टअप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। इस पे बात करने के लिए मैं एक छोटी सी स्लाइड है उसके साथ साथ आपसे बात करता रहूंगा।
आज जिस कंटेंट से हम लोग बात करेंगे वो है स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन। क्या है, क्यों, कौन, स्टार्टअप की हिस्ट्री क्या है, स्टार्टअप्स की नीड भारत के लिए क्यों है, और जो एक अभियान चला है लोकल फॉर वोकल वो क्या है, एंड सेल्फ लाइन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में। व्हाट इज स्टार्टअप? आज जितने लोगों के बीच में हम लोग बैठेंगे सभी स्टार्टअप की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। अगर किसी ने एक दुकान खोली तो वो भी उसको स्टार्टअप बोलते हैं, किसी ने कोई कंपनी ओपन की तो वो भी उसको स्टार्टअप बोलते हैं, और कोई अगर कोई सामान खरीद कर बेच रहा है वो भी उसको स्टार्टअप बोलता है। आइडियली स्टार्टअप क्या है, ये कंसेप्ट हमारे को क्लियर होना चाहिए। स्टार्टअप एक लाइन में मैंने समझाने की कोशिश की है, स्टार्ट एनीथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और वो सोसाइटी की प्रॉब्लम हम लोग एक इनोवेशन तरीके से दूर करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके। आज भारत के बहुत जगह पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, क्योंकि सभी के पास गाड़ियां नहीं हैं, भारत में ओला कॉन्सेप्ट आया, ओला कैब्स। और ओला कैब्स ने आपको अपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पर आपको ड्रॉप किया। गवर्नमेंट बसेस हैं, ये भी काम करती हैं, लेकिन ओला कैब ही स्टार्टअप क्यों? ओला कैब स्टार्टअप इसलिए क्योंकि ओला कैब ने सोसाइटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। एक ऐसी जगह है जहां पर बसेस नहीं आ सकती, एक ऐसी जगह है जहां पर उनका स्टॉप नहीं है, वहां पर आपको ओला कैब मिलेगी। तो वो ओला कैब आपको जहां से आप बैठोगे और जहां पर आपको जाना है वहां तक आपको ड्रॉप करेगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को लेके उनकी फिजिबिलिटी चेक करके उस पर काम किया जाए तो वो स्टार्टअप्स है। दूसरा पॉइंट है स्टार्टअप क्यों, क्यों चाहिए स्टार्टअप? आज जिस तरह का कोविड एरा अभी गया है उसमें सभी ने देखा है कि भाई जितने लोगों के पास जॉब्स थी प्राइवेट सेक्टर्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उसमें से लगभग 35% जॉब्स वैकेंट हो गई हैं, और जो कंपनी ओनर्स हैं वो भी नहीं चाहते उनको फिल करना। इस टाइम में जो 35% लोग हैं आज वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास स्किल्स हैं, स्किल्स होते हुए भी वो बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगार हुए क्यों? वो सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम की वजह से। एक्सक्यूज मी मोहन सर, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। ओके मैम, नाउ क्लियर मैम? हेलो, यस। नाउ क्लियर मैम? हाँ 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 जी मोहन जी बोलिए। वो हुए अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। एजुकेशन सिस्टम कैसा? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक एजुकेशन सिस्टम भारत को दिया। वो एजुकेशन सिस्टम क्या था? वो एजुकेशन सिस्टम था जॉब बेस, क्लरिकल जॉब बेस, जिसको किसी को एक काम दिया जाएगा वो सिर्फ वही काम करेगा, उसे दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो उसे दूसरे काम को सीखना चाहेगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दिया।
और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसी का एक पार्ट है। आज जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, और वो अच्छे मार्क्स उसको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे। आज इस टाइम पर जिन लोगों ने 100% मार्क्स लिए और 100 मार्क्स लेने के बाद एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, आज उन कंपनियों ने अपने सीनियर लेवल में से 5% लोगों को निकाल दिया है। 5-7 साल एक अच्छे लेवल में पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छी कंपनी में 10 साल गुजारने के बाद आज वो जॉबलेस है, जस्ट बिकॉज अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि हमको अच्छे नंबर लेने हैं। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि हमें कुछ सीखना भी है। पढ़ाई एक टेक्नोलॉजी भी है, उस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं। मैं डेली कॉलेज के लिए निकलता हूं, स्कूल के लिए निकलता हूं, यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूं। मेरे बैग पीठ पर लगा होता है, और उस पीठ पर लगे बैग में कितनी किताबें हैं, एक किताब में कितना वेट है, टोटल बैग में कितना वेट है, कितने कदम मैं चलता हूं, कितना किलोमीटर में गाड़ी बाइक चलाता हूं, और कितने टाइम मैं कॉलेज में रहता हूं, कितना टाइम मैं डिवोट कर रहा हूं और कितना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूं। ये कैलकुलेशन एक आम स्टूडेंट नहीं करता। उसको तो क्या है कि घर से जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहां जाकर जो पर्टिकुलर चीज पढ़ाई जाएगी सिर्फ वही पढ़ना है। बियॉन्ड द स्टडी मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो एक ये कारण है कि स्टार्टअप हमें क्यों चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप आर टू बी ऑन बॉस एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। थर्ड, अब हम बात करते हैं हुई स्टार्टअप, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया। स्टार्टअप कौन है? स्टार्टअप इज जस्ट टू मेक इजी ह्यूमन लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ विद हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब कहने को तो सब्जी वाला भी है, कहने को तो राशन वाला भी है, वो भी हमारी लाइफ को इजी करते हैं कि भाई हम लोग एक दुकान पे जाते हैं और सारा सामान हमें वो अवेलेबल करा देते हैं। तो वो भी स्टार्टअप होने चाहिए। लेकिन उन स्टार्टअप में इनोवेशन क्या है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने फाइंड आउट की है? तो आपको देखने में आएगा कि जो आज होम डिलीवरी करते हैं, आज अमेजन है। अमेजन भारत का नहीं है, लेकिन आज भारत में $1 बिलियन का बिजनेस करता है, जस्ट बिकॉज को हम लोग उसको सर्विस देते हैं। आज रिमोट एरियाज में अगर किसी को खाना चाहिए, कुछ नहीं करना, सीधा सा एक एप्लीकेशन है जोमेटो, उस जोमेटो को डाउनलोड करना है और डिफरेंट एरियाज में कहीं भी आप कुछ भी खाने के लिए मंगा लो। जोमेटो ने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग घर से निकलते हैं, क्योंकि आज सब लोग जॉब कर रहे हैं, टाइम किसी के पास है नहीं। तो हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना लंच लिए ऑफिस से निकल जाते हैं, और बिना लंच के जब ऑफिस में जाते हैं तो 1 बजे 2 बजे हमें खाने की जरूरत पड़ती है। तो खाना कहां से आएगा? खाना आएगा जोमेटो से। ये इनका कॉन्सेप्ट था कि खाना हम प्रोवाइड कराएंगे, गर्म खाना प्रोवाइड कराएंगे, जो चाहिएगा वो खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो जोमेटो 2008 में शुरू हुआ, और आज लगभग 40% भारतीयों के मोबाइल में ये जोमेटो ऐप है। दूसरा कॉन्सेप्ट था ओला कैब्स का, जो मैं भी पहले बता चुका आपको। मैं आपको गाड़ी चाहिए वो गाड़ी देंगे,
1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, आपको जितने दिन के लिए चाहिए वो गाड़ी देंगे, विद ड्राइवर देंगे आपको। 2010 में शुरू हुआ और आज 70% लोगों के मोबाइल में ओला कैब्स ऐप है। और 2010 में शुरू हुआ एक पेटीएम, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर शुरू हुआ था, और आज डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स उस पेटीएम में आ गए हैं। आज पेटीएम की बात करें तो पेटीएम क्या नहीं देता, पेटीएम बैंक तक बन गया है, पेटीएम एफडी तक कराता है आपकी। वो पेटीएम जो एक छोटी सी शुरुआत सिर्फ एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से शुरू हुआ और आज एवरीथिंग प्रोवाइड करा रहा है, वो पेटीएम आज 85% लोगों के मोबाइल्स में ऐप है। चौथा शुरू हुआ शटल। शटल क्या है बेसिकली कि मेरे को मान लो गुड़गांव जाना है और गुड़गांव में जाने के लिए मुझे कैब बुक करनी पड़ती है, लेकिन कैब वाला मेरे से 15 मिनट दूर है और मैं उसे बुक करता हूं तो 15 मिनट दूर होने के कारण से उसको टाइम लगता है। दूसरा, उस ओला कैब का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई ड्राइवर फिक्स नहीं है, कोई रूट फिक्स नहीं है, वो जैसे कहोगे वैसे चलेगा। लेकिन शटल ने इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया कि सभी को ऑफिस आवर्स में ऑफिस पहुंचना चाहिए और उन्होंने अपने पिकिंग पॉइंट बनाए और पिकिंग पॉइंट पर टाइम दिया कि हम लोग 8 बजे इस पिकिंग पॉइंट से निकलेंगे और 9 बजे आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है, ओला कैब को बुक करेंगे 15 मिनट लगते हैं, क्या पता वो ओला कैब उस मोमेंट पे उस एरिया में है नहीं है। लेकिन शटल, मुझे पता है शटल वहां पर 8 बजे होगा। 2015 में शुरू हुआ और लगभग 15% एनसीआर में लोगों के मोबाइल में ये ऐप है। एक बहुत बड़ा नाम आता है दवाइयों में 1mg। 1mg को अभी बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों के मोबाइल में ये ऐप है। 1mg मेडिसिन सेक्टर में काम करता है। आपको दवाइयां चाहिए तो 1mg आपको आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आपको डिलीवर करेगा। तो 3 चीजें हमने डिस्कस की। स्टार्टअप क्या है, क्यों स्टार्टअप चाहिए और कौन स्टार्टअप है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप की हिस्ट्री जो शुरू हुई वो हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, क्या ऐसे कारण रहे कि स्टार्टअप को भारत में आना पड़ा, क्या इससे पहले स्टार्टअप नहीं हो रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको बता दूं कि 2008 से पहले भी स्टार्टअप हो रहे थे, लेकिन भारत में उस समय जो स्टार्टअप को नाम दिया गया वो नाम दिया गया जुगाड़। जुगाड़ क्या, अगर हमें कोई भी काम इजीएस्ट तरीके से करना है तो हमने उसको जुगाड़ कह दिया कि भाई ये तो आपने एक बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया है। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो बहुत लोगों की नौकरियां गई। अब नौकरियां गई, लेकिन जिन लोगों के पास स्किल्स थी उन्होंने उन स्किल्स का यूज करके नए नए काम धंधे शुरू किए, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद लोगों को काम पर रखा। और जब उन्हीं प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट जो भारत में हुई थी, उन्हीं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उन्होंने उसको नया नाम दिया स्टार्टअप्स। पहले चलता था भारत में इसका नाम जुगाड़ और इसको नाम बाद में आया स्टार्टअप्स। द राइज ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया डिडंट हैपन ओवरनाइट। कोई एक दिन में नहीं हुआ, पहले से चलता था।
but slowly over a gradual period. This was in the year 2008 after a global recession hit the world. सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं हुआ था इसमें, अमेरिका का डॉलर डाउन हो गया था। अमेरिका का डॉलर डाउन होने से, क्योंकि उसकी करेंसी मजबूत है, इसीलिए अगर अमेरिका में कोई भी हलचल होती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबली पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत जो शब्द है, अगर हम 3 भागों में इसको बांटेंगे तो ये बनता भा से भूमि, रा से रुपया और ता से ताकत। ये भारत के पास सभी चीजें थी, लेकिन हमने अपनी इस धरोहर को संभाल कर नहीं रखा। भूमि हमारी बट गई, उससे अलग अलग देश बन गए। रुपया हमारा विदेशी लोग ले गए, और ताकत जो हमारे पूर्वजों में ताकत थी, ताकत का मतलब शरीर से भी है, दिमाग से भी है और आपके उत्साह से भी है, आज वो हम लोगों में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग आज जॉब करते हैं और जॉब करते हुए अपने लाइफ के 10 घंटे जॉब में लगाते हैं, 2 घंटे जॉब में जाने के लिए लगाते हैं, 2 घंटे जॉब से आने के लिए लगाते हैं। 14 आवर्स हम लोग ऐसे खत्म करते हैं। फिर 2 घंटे हमें चाहिए अपने मोबाइल्स के लिए, 16 आवर्स हो गए। और 16 आवर्स के बाद हमें कुछ टाइम चाहिए बॉडी को रेस्ट देने के लिए, तो 8 आवर्स उसके कंज्यूम कर लो। 24 आवर्स आपके खत्म। अब आपके पास क्या समय बचा? 0, कोई समय नहीं है आपके पास। तो हम लोग क्या इनोवेशन कर पाएंगे, क्या आइडियाज डेवलप कर पाएंगे? तो पहले हमें अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। अब स्टार्टअप की नीड क्यों है? नीड देश की नीड तो है ही है, देश के साथ साथ आपकी नीड भी है, क्योंकि जब आप स्टार्टअप की नीड को समझेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। मैंने कुछ एक नीड्स जो हैं वो पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। पहली नीड्स, टुडे स्टार्टअप बिकम ए टुमारो बिग बिजनेस ब्रांड। जैसे मैंने पीछे बताया था, पेटीएम के बारे में बताया, आपको शटल्स के बारे में बताया, ये छोटे से स्टार्टअप शुरू हुए थे और आज ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और वो बहुत बड़ा ब्रांड एक दिन में नहीं बन जाता, उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और स्ट्रगल फेस करने के चक्कर में आज वर्तमान में ये स्थिति है, 100 स्टार्टअप में से 5 स्टार्टअप्स हैं जो सक्सेस हो पाते हैं और 95% फेल होते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज हमें तुरंत चाहिए और तुरंत जो चीज मिलती है वो बहुत जल्दी हार्म करती है, बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, एक होती है होम्योपैथिक और एक होती है एलोपैथिक। एलोपैथिक मेडिसिन आपको इंस्टा रिलीफ देती है और होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो आपको बहुत लंबे टाइम के बाद आपको रिलीफ देती है। अब दोनों में कारण बताता हूं क्या है। होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो इंस्टा रिलीफ इसलिए देती है कि वो डायरेक्टली आपकी वेंस, जो आपकी नसें होती हैं सेंस करने वाली, उनको इंपैक्ट करती हैं और आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया। आप ठीक नहीं हुए हैं, आपको जस्ट रिलीफ मिला है। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो आपके रूट कोज को पकड़ती हैं और रूट कोज को पकड़कर वो उस पर काम करती हैं और जो आपकी जो बीमारी है उस पर वो अटैक करती हैं। तो वैसे ही स्टार्टअप्स हैं। जो लोग रूट कोज को पकड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं वो एक लंबा, एक बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। और जो लोग शुरू करते हैं एक चंद पैसों के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि एक लेवल तक स्टार्टअप पहुंचा और उसको आप सरेंडर कर देते हैं, किसी और को बेच देते हैं। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप हमने शुरू किया और करने से हमें लगा कि भाई इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ठीक है इसको बंद कर देते हैं, कुछ और करते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया, जिस लेवल पे हमें पहुंचना चाहिए था उस लेवल तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, इसको बंद कर देते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
लेकिन स्टार्टअप टाइम मांगता है। अगर घर को बनाने की बात कहूं तो एक घर बनाने में लगभग साल भर लग जाता है, लेकिन अगर उसकी घर को बिगाड़ना हो, तोड़ना हो, तो मात्र 1 घंटा जेसीबी को लगा दो, 1 घंटे में वो पूरा घर धराशायी हो जाता है। तो हमें इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी स्टार्टअप की, कि आज का जो स्टार्टअप है वो कल का एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। दूसरा, हमें स्टार्टअप क्यों चाहिए? हमें अपने आप को प्रूव करना है। मुझे पता है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के दादाजी, उन्होंने एक काम किया था जिसको आज हमारा पड़ोस, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश उसको आज सल्यूट करता है। तो मैं भी उन्हीं का एक वंशज हूं। मैं भी अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे अंदर भी वो स्किल्स आज भी हैं और मैं भी एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकता हूं। तो आपको प्रूव करने का एक चांस मिला है, इसमें प्रूव करके दिखाइए अपने आप को। तीसरा, हमें जरूरत क्यों है? आज हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने कैसे देखते हैं हम लोग? कि मुझे आज एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे एक आज लग्जरी बंगला चाहिए, मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। तो सपने देखने से सपने साकार नहीं होते। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको रात भर जगना पड़ता है। उन सपनों को देखने के लिए आपको रात भर काम करना पड़ता है। उन सपनों को देखने के लिए आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सपने साकार होते हैं। जो लोग रात को सपने देखते हैं वो सपने सुबह होते ही धूमिल हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो हमें जो सपने देखे हैं, उन सपनों को उड़ान देने के लिए, उन सपनों को पंख देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को जलाना पड़ेगा, हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा, जब जाकर हम लोग जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। चौथा, नीड क्यों है? फोर्थ नीड क्या है इसकी? आज सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके विदेशी लोग यहां पर आ रहे हैं। क्या हम लोग कैपेबल नहीं है? हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि आप लोग कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बता के इसको पूरा करूंगा। दो दोस्त, एक दोस्त ऐसा जो 6 साल का है, एक दोस्त ऐसा जो 10 साल का है। दोनों दोस्त खेलते खेलते जंगल में गए और अचानक एक गड्ढा आया और बड़ा जो 10 साल का दोस्त था वो उसमें गिर गया। 6 साल का दोस्त उसे निकालने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे निकालूं उसको मैं। तो उसने यहां वहां देखा, कोई पत्तों की एक बेल बनी हुई थी, उसने वही उसमें डाली और उसको दोस्त को बाहर निकाल लिया। जब वो घर गए थे, उनके घर वालों ने पूछा कि भाई कहां गए थे आप लोग, लेट हो गए आज। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे जंगल में गए थे और वहां ये 10 साल का गिर गया था और 6 साल वाले ने बोला मैंने उसको निकाला। घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-6 साल का बच्चा 10 साल के बालक को बाहर निकाल लेगा? अपने से ज्यादा का वेट का कैसे उठा लेगा वो? उनको यकीन नहीं हुआ। तो उसी जगह पर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। उन बुद्धिमान व्यक्ति के पास उनके परिवार गया और बोला कि हमारे बच्चे झूठ बोलना सीख गए हैं और वो ऐसे ऐसे कहते हैं कि 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को निकाला। वो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समझ गया और उसने बोला कि बेटा ये बताओ, जब आप उस 10 साल के बच्चे को निकाल रहे थे तो आपके आसपास कोई था? तो 6 साल के बच्चे ने कहा कोई नहीं था, मैंने खूब चिल्लाया, आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जो 6 साल का बच्चा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। अब आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं। वो आश्चर्य ये यहां पर खत्म होगा जब आप कोई एक अच्छा काम करने जाते हो, अपनी लिमिट से ऊपर काम करने जाते हो, तो आपको रोकने वाले आप खुद होते हो, आपके परिवार होता है, आपका पड़ोस होता है, आपका समाज होता है उस चीज को रोकने वाला। लेकिन वहां उस बच्चे को ये बताने वाला नहीं था कोई भी कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इस बच्चे को नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम छोटे हो।
तो उसने उस बच्चे को निकाल दिया। तो वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग सोसाइटी की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने वो जो बैरियर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। जब वो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते हमारे सामने आता है, तो हमारा मोटिवेशन 50% डाउन हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल निकाल दें आप लोग कि जो हम कर सकते हैं भारत में रहकर वो कोई नहीं कर सकता। आज भारत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं, इतने अवसर हैं भारत में स्टार्टअप को करने के। आप अगर शुरू करेंगे तो आपको थोड़े समय के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड आप बनने वाले हो, ये सपना भी आपको देखना पड़ेगा। पांचवा रीजन के स्टार्टअप की जरूरत क्यों है, आप एक अच्छे जॉब क्रिएटर बन सकें। अभी आप एक जॉब सीकर्स हैं, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। हम लोग पढ़ाई करने के लिए अच्छे नंबर लेके आते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, क्यों? कि मुझे सिर्फ अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है। और अच्छी जॉब मिलेगी तो मेरा क्या शेड्यूल शुरू होगा, वही 24 घंटे वाला। ना आपको टाइम मिलेगा अपने लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने समाज के लिए, और ना ही देश के लिए। स्टार्टअप एक आपको ऑफर दे रहा है, एक अवसर दे रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको कि यू बिकम ए जॉब क्रिएटर। तो हमें ये सोचना पड़ेगा हमें स्टार्टअप में क्यों जाना है। लास्ट छठा जो पॉइंट मैंने इसमें पॉइंट आउट किया, वो किया देश के लिए। जब किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो देश बड़ा बनेगा, और वो देश जिस भी कंट्री को डायरेक्शन देना चाहेगा वो डायरेक्शन दे सकता है। जैसे आज अमेरिका है, अमेरिका आज इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो दुनिया के सभी देशों पर राज कर सकता है, वो कर रहा है। आज उसका डॉलर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। भारत उस स्टेज पर कब आएगा? उस स्टेज पर जब आएगा जब भारत नए नए स्टार्टअप करके और वो आगे तक उनको लेके जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स लोकली, एक्सपोर्ट ग्लोबली, ये कॉन्सेप्ट हमें बैठाना पड़ेगा। जब हम लोग मैन्युफैक्चरर्स लोकली करेंगे तो अभी बहुत लोगों के एक जुबान पे एक नाम चल रहा है, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल एक छोटी सी चीज है, समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा हाँ वाकई में एक बहुत बड़ा एक इंपैक्ट इससे बन सकता है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स कुछ भी बनाते हो, लकड़ी का सामान बनाते हो, बिजली का सामान बनाते हो, मिट्टी का सामान बनाते हो, कुछ भी बनाते हो जो आपके लोकली आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको उन तक पहुंचना है, उनके बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और उस प्रोडक्ट को यूज करने से आप उनको तो हेल्प कर ही रहे हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आज भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी लगी हुई हैं, कुछ यूएस बेस्ड हैं, कुछ चाइनीज बेस्ड हैं, और कुछ जापानीज बेस्ड। जापानीज बेस्ड कंपनियों ने तो अपने आप को यहाँ पर हब बना लिया है, और जापानीज बेस्ड कंपनियां क्या करती हैं, यहां पर पैसा लगाकर कंपनियां शुरू करती हैं, और इंडियंस के जो माइंड है उस माइंड को वो परचेज करती हैं, उस दिमाग को खरीदती हैं, उनकी नॉलेज को वो खरीदती हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इस लाख रुपए में पर मंथ में आपके दिमाग को खरीदती हैं वो लोग। उनको पता है यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ लोग कर सकते हैं। आप सोचिए आज से 35 साल पहले 40 साल पहले कंपनियां कहां थी? कोई कंपनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ कंपनियां आ रही हैं वैसे वैसे हमारा जो है दोहन हो रहा है। 35 साल पहले हम लोग
अपने आप में राजा थे। हम लोग अपने आप चीजें उगाते थे, अपने आप यूज करते थे, कोई नौकरी की किल्लत नहीं थी। कोई नहीं सोचता था जॉब करनी है नहीं करनी, नहीं ठीक है मेरे पास खेत पड़े हैं, खेतों में खेती करूंगा। लेकिन आज आज मुझे वो सब चीज पराई लगती है और मुझे नौकरी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि एक चकाचौंध वाली जो इंडस्ट्री है वो आज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। मुझे वहां पर जाना है, वहां पर अपनी स्किल्स को यूज करना है, वहां अपनी स्किल्स को बेचना है। और लेकिन बेचने के साथ साथ मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं 60 साल के बाद उस मल्टीनेशनल कंपनी से क्या लेके जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि सिवाय मेडिसिन के बंच के मुझे वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह का आज सभी लोग काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, उन सभी लोगों को लगभग 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। वो विटामिन डी जो हमें प्रकृति से मिलती है, आज उस विटामिन डी की हम लोग गोलियां खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना जो कल्चर हमने अपनाया उसके कारण से। लोकल फॉर वोकल मीन्स प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड सराउंडिंग अस। एवरी इंडियन शुड परचेज बाय इंडियन मेड प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट देम टू बी ग्लोबल। आज हम लोग बड़ा अपने आप नाज करते हैं कि मेरे घर में इंपोर्टेंट टीवी है, मेरे घर में इंपोर्टेंट मोबाइल है, मेरे घर में आज इंपोर्टेड वॉच है। मैं बड़ा गर्व करता हूं, फील करता हूं उस चीज को। क्या कभी मैंने सोचा कि आज मेरे देश की बनी हुई चीज आज विदेशों में बिकेगी? जब मैं ये सोचूंगा कि आज मेरे देश की बनी हुई चीज विदेश में बिकेगी, तो ही ये वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और हम सभी को एक मंत्र जरूर करना पड़ेगा कि हम लोग अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ये मंत्र अपनाना पड़ेगा और हमें लोकल प्रोडक्ट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब हम लोकल प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और अपनी बनी हुई चीजें यूज करने से हमें उसकी क्वालिटी में सुधार करने के अवसर मिलेंगे। अवसर के साथ साथ उन लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग नौकरी करते थे, जिनके पास स्किल्स है, वो अपना काम शुरू करेंगे। जो अपना काम शुरू करेंगे तो अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा वो विदेशों तक उस टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे और भारत का नाम सिरमौर कर पाएंगे। आज वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट आपको आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जाता है। और आत्मनिर्भर भारत ऐसा कि आज बात करते हैं आत्मनिर्भर की, हर गांव हमारा आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर हमारा हर गांव कैसे है? आज लकड़ी का काम करने वाला आपके हर गांव में है, आज लोहे का काम करने वाला आपके हर गांव में है, आज दरवाजे बनाने वाले, आज फर्नीचर का काम करने वाले, आज ग्लास का काम करने वाले, कुछ भी आपको जो भी चीज ध्यान में आती है, हर काम करने वाले लोग गांव में हैं। उनको किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो हमारा तो गांव आत्मनिर्भर है। जब आत्मनिर्भर है तो हमें ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग अपनी दिशा से भटक गए हैं। हम लोगों ने विदेशी वस्तुओं को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि जो विदेश में चीजें बनती हैं वो ही एक अच्छी चीजें होती हैं और भारत में बनी चीजें फेक हैं, बेकार हैं। आज चाइना अपने आप में आत्मनिर्भर कहता है। वो आत्मनिर्भर किसकी वजह से है? वो आप लोगों की वजह से है। आज हर घर में 8 से 10 प्रोडक्ट चाइनीज हैं। चाइनीज कैसे हैं? क्योंकि आज बाजार में बिकने वाला हर प्लास्टिक का सामान, बाजार में बिकने वाला हर प्लास्टिक का सामान, हर खिलौना, वो सारा चाइनीज है। क्योंकि हमें भारतीय मेड, इंडियन मेड प्रोडक्ट से विश्वास नहीं है। हमें पता है कि इंडियन मेड प्रोडक्ट जो है महंगा है, लेकिन महंगा क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा। महंगा इसलिए है क्योंकि जो चीज कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में बनाई जाती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और जो चीज बल्क में एक अच्छी क्वांटिटी में बनाई जाती है उसकी कॉस्ट सस्ती होती है। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने किया कि सब लोग चाइनीज जितने भी हैं उन्होंने सेल्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपनी होममेड चीजों को बनाना शुरू किया। और होममेड बनाने के बाद
उन्होंने जब एक्सेस चीजें बननी शुरू हुई, उन एक्सेस चीजों को वर्ल्ड मार्केट में भेजा। जब उन्हें लगा कि वर्ल्ड मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो उन्होंने उसके उद्योग लगाने शुरू किए, बिजनेस डेवलपमेंट शुरू किया। और आज हर किसी वर्ल्ड में, हर किसी कंट्री में चाइनीज प्रोडक्ट अवेलेबल है। अमेरिका ने शुरुआत की थी 1933 में। अमेरिका ने तो एक्ट बनाया था, बाय अमेरिकन एक्ट, और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रेसिडेंट हूवर। उन्होंने एक्ट क्या बनाया था कि हम लोग कोई भी चीज जो इस्तेमाल करेंगे वो अमेरिका की बनी हुई चीज इस्तेमाल करेंगे। और आज अमेरिका, ज्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा, 1933 की बात कर रहा हूं, और आज अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी को रिमोट से चलाता है। क्यूबा के प्रेसिडेंट रहे फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो ने बोल दिया कि हम लोग अपने देश का बना हुआ सामान ही लेंगे, हमें भूखा मरना पड़े या फिर एक्सेस चीजों को बाहर भेजना पड़े, लेकिन हम लोग बाहर से कोई चीज नहीं खरीदेंगे। सारी सिचुएशन को हम लोग अपने आप टैकल करेंगे। तो भारत इस दिशा में अभी आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जितनी भी चीजें हैं जो भारत में बनती हैं, हम लोगों को एक मंत्र करना है कि जितनी भी चीजें भारत में बनेंगी, उन भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। द एम इज टू मेक द कंट्री एंड ए सिटीजन इंडिपेंडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स हैं और कंट्री है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। किसी भी लेवल पे हम कहते हैं घर में आने वाली सुई से लेकर और गाड़ी तक, कोई भी ऐसी चीज हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो हम कह पाएंगे कि हाँ, हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना कंट्रीब्यूट किया और मेड इन इंडिया को हम लोग बढ़ावा दे पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 पिलर डिसाइड किए। और 5 पिलर क्या थे? पहला पिलर था इकोनॉमी, दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, चौथा पिलर है डेमोग्राफी, और पांचवा पिलर है डिमांड। ये 5 पिलर के बारे में मोदी जी का कंसेप्ट क्लियर है कि जब हम लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा कि भाई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्वांटम जंप चाहिए, इनक्रेडिबल चेंज नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके नहीं बढ़ना, हमें एक बल्क मात्रा में इसको जंप चाहिए। और बल्क मात्रा में जंप कब मिलेगा? जब भारत में बनी चीजें भारतीय लोग इस्तेमाल करेंगे, भारत का पैसा भारत में रहेगा और वहां के डेवलपमेंट में पैसा खर्च होगा। दूसरा उन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे यहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बने कि वर्ल्ड क्लास लेवल का। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है सऊदी अरब में, बुर्ज खलीफा, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उनका सपना है कि हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का बनाएं कि वर्ल्ड में इसको जाना जाए और हमारी एक आइडेंटिटी हो उस चीज के लिए। तीसरा उनका पिलर रहा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। आज टेक्नोलॉजी के मामले हम लोग कहते हैं कि सिलिकॉन वैली अमेरिका बना हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है उसमें। दूसरा हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इजराइल अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। आज जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनी जिसका भी आप नाम ले सकते हो, वो सब बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट इजराइल में है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बैठे हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद साथ साथ वो उसमें काम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने एक चीज बोली है, जो टेक्नोलॉजी है वो 21st सेंचुरी बेस्ड हो। जो हम लोग पढ़ते आए थे किताबों में, जो एक बार किताब में लिख दिया, 10 साल पहले किताब में लिखा था, 10 साल बाद हम वो लोग चीज पढ़ रहे हैं, वो चीज नहीं। आज जो नीड है टेक्नोलॉजी की, वो आज वाली नीड हम लोग पढ़ें और उस पे काम। मिस्टर मोहन, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी, हमारे प्रिंसिपल सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उनको कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है सर। हाँ, कंटिन्यू करने दीजिए।
प्लीज कंटिन्यू मोहन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब बात आई कि फिफ्थ पिलर में क्या करना था, डिमांड एंड सप्लाई चेन। तब हमारे देश में देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल होंगी तो उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और मार्केट में बढ़ेगी तो सप्लाई भी उसी लेवल से बढ़ेगी। जब डिमांड और सप्लाई का खेल हम लोग देखेंगे भारत में, तो हम लोग चाइना से ज्यादा दूर नहीं हैं। हम लोग भी अपने लोकल बने प्रोडक्ट को ग्लोबली भेज पाएंगे। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है कि स्टार्टअप में आत्मनिर्भर भारत का क्या रोल है। हम लोग क्यों चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत आगे बने, क्योंकि हम तो बात स्टार्टअप भी कर रहे हैं। वो इसलिए करें कि कोई भी स्टार्टअप वो किसी इनोवेशन को लेकर शुरू होता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को देख के शुरू होता है। और जब हम कोई भी स्टार्टअप इस प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करेगा कि आज सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, उसको इस इनोवेशन के तरीके से दूर किया जा सकता है, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कगार पर चल पड़े हैं। इंडियन स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स विल प्ले ए वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ द मिशन। आज भारत के जितने भी स्टार्टअप्स चले हुए हैं, लगभग सभी स्टार्टअप 2008 के बाद चले। 2008 में जो रिसेशन आया, लोगों ने समझा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी से बात नहीं बननी। तो 2008 के बाद लोगों ने स्टार्टअप करना शुरू किया, और आज वो लोग एक बड़ा ब्रांड बन गए हैं। ऐसी सिचुएशन हम लोगों के सामने अब आई है। सिचुएशन क्या है? कोविड एरा। 1 साल हो गया, 1 साल में लोगों के उद्योग बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, पॉकेट में बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, नौकरियां लोगों की छूट गई हैं। तो उनको क्या समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और उसके लिए एक सीधी सी बात है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। भारत में ही चीजों को बनाना पड़ेगा। भारत की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे, नए नए स्टार्टअप शुरू करने पड़ेंगे, जब जाके हम इस अभियान में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत is a change for Indian startups to take charge of the innovations for which we are usually depend on the global suppliers. जिन चीजों के लिए हम बाहर डिपेंडेंट रहते हैं, हमें लगता है कि कोई भी चीज हमें खरीदनी है तो कोई यूएस बेस से खरीदूंगा, कोई कोरियन कंपनी की खरीदूंगा, कोई चाइनीज कंपनी खरीदूंगा। हम क्यों खरीदें? हम आज सक्षम हैं, कैपेबल हैं उन चीजों को अपने देश में बनाने की। हम क्यों ना बनाएं, हम क्यों ना बेचें उन चीजों को। लेकिन बेचने बनाने के साथ साथ हम उन्हें उन चीजों को खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि आज उन लोगों को सपोर्ट करेंगे तो वो आज लोकल ब्रांड को आज ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। They can lead the way of the innovation and bring to market product and services that are world class yet affordable. तो 2 चीजों को ध्यान में और रखना है। एक, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें बने, जो हम लोग कहते हैं कि भाई यूएस की आज घड़ी अच्छी लगती है हमें, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज हमारे यहां भी बने, लेकिन वो अफोर्डेबल भी हो। अफोर्डेबल भी हो, हर कोई उस चीज को खरीद पाए, हर किसी चीज को व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर पाए। तो भारत की चीजों प्रोडक्ट को बनाना और करना, ये मोदी जी ने 2 फेज में लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। 5 फेजेस के टोटल हैं। 2 फेज का काम शुरू हो गया है। पहले फेज में उन्होंने किया है मेडिसिन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड टॉय, इनका हब बनाने का उन्होंने निर्णय किया है कि पहले फेज में इन्होंने ये शुरुआत कर दी है। तो आप सोचिए कि जो भी आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, या तो मेडिसिन या इलेक्ट्रॉनिक, बहुत बड़ा मार्केट टॉय का है। आज जितने भी टॉयज हमारे भारत में अवेलेबल हैं, कोई भी टॉय इंडियन मेड नहीं है, चाइना से आते हैं।
सारी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके, सारे वेस्ट को रिसाइकिल करके वो टॉयज बना के हमारे भारत में बिकता है। आप सोचिए, वो जब चीजें वेस्ट होती हैं और उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यहां आकर वो यूज करते हैं हम लोग, तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। दूसरे फेस में उन्होंने जो शुरू किया है, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील, तो ये लगभग 10 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिन सेगमेंट्स में आप कोई भी स्टार्टअप करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको फंड करने के लिए तैयार है, और आपको जिस तरह की लेवल की भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन दो चीजें आपको ध्यान रखना, कोई भी स्टार्टअप दो चीजें जरूर मांगता है। एक, या तो आप इतने इमोशनल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके कि भाई मुझे तो करना ही है, या फिर वो सोसाइटी की नीड है। अगर वो सोसाइटी की नीड नहीं है तो आप उस स्टार्टअप को ना करें। सबसे पहले कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको सोसाइटी की नीड जाननी पड़ेगी। जब आप नीड जान पाओगे तो उसके बाद ही ये काम शुरू हो पाएगा। आज जो भारत में स्टार्टअप चल रहे हैं, उन स्टार्टअप को देखते हुए हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि आज का जो ये कोविड एरा जो जा रहा है, ये कोविड एरा दोबारा भी आ सकता है। तो हमें इस कोविड एरा को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर में ऐसा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टार्टअप को शुरू करना है। अंत में एक छोटी सी एक पिक्चर में दिखा के सॉरी मैं एक वो खत्म करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे। एक सेकंड। क्या ये लास्ट वाली थैंक यू स्लाइड आप देख पा रहे हैं मैम? यस मोहन, ये देख पा रहे हैं लास्ट वाली स्लाइड आप? विजिबल, इट्स विजिबल। ओके। कहने को एक छोटी सी स्लाइड है, थैंक यू स्लाइड है, लेकिन थैंक यू स्लाइड में एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस की एक ट्रेडिशनल एक तरीका है काम करने का। वो लोग क्या करते हैं, बातें बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास चीजें हैं, और करते करते वो चीजों में इतना घुल मिल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो उन्होंने बात क्या की थी। तो हमें ये चीज बंद करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, द वे टू गेट स्टार्ट, क्विट टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग। हमें बोलना कम करना पड़ेगा और उस काम को करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक मैसेज दिया मैंने, लुक इन न्यू डायमेंशंस। आज हमें उस जॉब से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। आप सोचिए, आप अगर अच्छे पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद जॉब तो आपको कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो बिजनेस का मौका है ये यूथ ही कर सकता है। और आज ये प्रूव हो चुका है कि अगर किसी देश का यूथ किसी इनोवेशन को करने में आगे है तो वो देश वर्ल्ड को चला सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी यूथ से कि नए डायमेंशंस की तरफ देखें, नौकरी से थोड़ा ऊपर करके देखें, तो शायद हम लोग अपना एक लोकल ब्रांड को ग्लोबल बना पाएं और आज का स्टार्टअप कल का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना पाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आग्रह करता हूं आज के अपने पैट्रॉन डॉक्टर किशनकांत गुप्ता जी, हमारे जो प्रिंसिपल हैं अग्रवाल कॉलेज के, इनसे कि आज के कुछ इस वेबिनार के बारे में कुछ कहें। थैंक यू मोहन। सबसे पहले मैं आज के मुख्य वक्ता श्री मोहन कुमार जी, जो कि हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने एक इतने समसामयिक विषय पर, स्टार्टअप्स, रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन आत्मनिर्भर भारत के विषय में अपना ज्ञान हमसे साझा किया। उनकी जो ये टॉक थी, इट वाज वेल स्ट्रक्चर्ड, अवेकनिंग, हाईली इंस्पायरिंग
and thought-provoking talk it was. In the thank you slide, you rightly said that quit talking, start doing. स्वामी विवेकानंद जी भी कुछ ऐसे ही कहते थे, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कई लोग उठने और जागने में ही अंतर नहीं समझ पाते हैं। वो उठे होते हैं लेकिन जागे नहीं होते, बातें करते रहते हैं लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। और मैं ये पर्सनली मानता हूं कि जिन लोगों में जीवन में खतरा लेने का जज्बा है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने का जज्बा है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका ध्येय यही है कि जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं, जो युवा है, वो नॉलेज सीकर्स की बजाय नॉलेज क्रिएटर बने। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो जो भारतीय कला, भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरानी विधा, भारतीय संस्कारों पर आधारित हो, जिसमें विद्यार्थी नॉलेज को इच्छा ना रखे, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और मुझे लगता है जो स्टार्टअप्स का जो मुद्दा है या जो स्टार्टअप्स का विषय है, आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। तो मैंने हालांकि आपके इस भाषण को थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं कहीं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन जो भी मैं 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में सुन पाया, आपने प्रत्येक विषय पर स्टार्टअप्स का क्या रोल हो सकता है, स्टार्टअप्स कौन शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप्स कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या जज्बा होना चाहिए व्यक्ति में जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। और मैं समझता हूं कि जो भी श्रोता, चाहे वो विद्यार्थी थे, चाहे वो अध्यापक थे, चाहे वो कॉर्पोरेट से थे, जो भी इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए थे, निश्चित रूप से ही उनको बहुत लाभ हुआ होगा। और मैं समझता हूं कि आपकी सेवाएं, यदि कोई आदमी स्टार्टअप शुरू करना भी चाहता है, तो आपका मार्गदर्शन उन स्टार्टअप शुरू करने वालों को मिलता रहेगा। मैं महाविद्यालय की तरफ से आपको एक ऑफर करता हूं कि हम एक महाविद्यालय में एक इनोवेशन सेल शुरू करेंगे और आपको उसमें समय समय पर बुलाते रहेंगे, ताकि जो बच्चे महाविद्यालय में अपने कोई नए आइडियाज के साथ आना चाहते हैं, उनको वहां पर बैठ करके उन आइडिया मौका मिले। तो उसमें हम आपकी मदद लेते रहेंगे। और जहां तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो सब आकर के अपने आइडिया को रियलाइज करना चाहता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, वो हम उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो आज का जो विषय था स्टार्टअप्स, ये एक भाषण तक ही सीमित ना रह जाए। जो आपने बातें कही हैं वो वास्तविक जीवन में आने वाले समय में कुछ उनमें से मूर्त रूप लें, और कुछ बच्चे जो सोच कर ही रह जाते हैं और उनको जीवन में मौका नहीं मिलता उन बातों को करने का, तो निश्चित रूप से हम अग्रवाल महाविद्यालय में एक उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिस पर आकर के वो इस तरह के काम कर सकते हैं। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि आप इतने विषयों को इतने कम समय में सभी विषयों को विस्तार से बताएंगे। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो थी कि भाषण जो है वो ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं को समझ में आ सके। आई हैव बीन अटेंडिंग सो मेनी सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, बट पीपल टॉक सो हाई दैट वो ऊपर से निकल जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज ये मानता हूं, जो पर्सनली मैंने फील किया कि आपने जो भी बोला, जो भी चर्चा की, जिन भी बिंदुओं को छुआ, श्रोताओं को अच्छे से समझ में आया होगा और वो जरूर इन बातों को आत्मसात करेंगे, इन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और मनन करने के बाद अपने किसी आइडिया के साथ हमारे सामने आएंगे। तो जो भी सुविधाएं उसको चाहिए अपने स्टार्टअप को रियलाइज करने के लिए महाविद्यालय के स्तर पर, वो हम प्रोवाइड करेंगे। मैं एक बार पुनः आज के मुख्य वक्ता श्री मोहन कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर रेखा सेन जो इस वेबिनार की कन्वीनर हैं, जिन्होंने एक इतने अच्छे विषय पर एक इतने अच्छे वक्ता को बुला करके सबका मार्गदर्शन करवाया, सबका ज्ञानवर्धन कराया।
उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनको भी साधुवाद देता हूं। और सभी श्रोता जो इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि बिना श्रोताओं के कोई भी इवेंट सफल नहीं हो सकती। इतने अच्छे श्रोता, मैं देख रहा था कि 100 से ऊपर संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या होना वेबिनार में बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इस वेबिनार की सफलता की परिचायक भी है। तो उन सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी तन्मयता से, इतना मन लगा करके, इतनी शांति से उन्होंने वक्ता को सुना। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी जब हम कभी आपको निमंत्रण देंगे, ऐसे विषयों पर जब कभी आपका वक्तव्य कराना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ ऑनलाइन मोड पर, और अब तो कोरोना भी धीरे धीरे जा ही रहा है, तो ऑफलाइन मोड पर भी आप हमारे अध्यापकों का, हमारे विद्यार्थियों का, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। एक बार आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. I would like welcome and thanks to our very great and dynamic personality, our principal sir, Dr. Krishkant Gupta ji. सर के लिए कहूँगी यथ राजा तत् प्रजा, कि सर इतने मेहनती हैं कि वो बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि केवल वो यहाँ से अपना डिग्री लेकर ना जाएं, बल्कि यहाँ से जाएं तो वो एक अच्छी जगह पर सेट हों। उनके इस सपनों को साकार करने के लिए वो बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी अरेंज कराते रहते हैं। और इसी के लिए ही आज सर के परमिशन से हमारे कॉलेज में ये स्टार्टअप वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है। सर थैंक यू वेरी मच। और सर की वजह से ही आज हम कहेंगे कि हमारा जो कॉलेज है वो एक भारत में एक अपना बहुत अच्छा स्थान रखता है। वो A+ ग्रेड पे है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम महाविद्यालयों के पास ये ग्रेड है। और सर की इतनी मेहनत की वजह से ही सर का भी हरियाणा में एक सर्वोच्च प्राचार्य में शामिल होते हैं। तो सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। मंदिर में रखी भगवान की मूर्त इसलिए वंद्य नहीं है कि वो भगवान की है, वो इसलिए वंद्य है क्योंकि उसने भगवान बनने की वेदना को सहन किया है। तो आज सर का जो कॉलेजेस में नाम है, यूनिवर्सिटी में नाम है, वो सर की मेहनत की वजह से है। सर थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी इस वेबिनार को ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि बच्चों को इतने अच्छे से मोटिवेट किया है। और आपकी ब्लेसिंग्स की बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है सर। ये बच्चे बहुत ही इससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सर। आई ऑल्सो थैंक टू अवर कीनोट स्पीकर मिस्टर मोहन कुमार। वेरी वेल सेड कि सामर्थ्य से उठकर अगर आप काम करोगे तो आपको जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। और एक कहानी के माध्यम से मोहन जी ने बताया कि किस तरह से एक 6 साल के बच्चे ने कुएं में से अपने से बड़े बच्चे को भी निकाल दिया। इसके अलावा भी उन्होंने हमें बहुत सारी नॉलेज दी कि टू बी जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर, कि हम सभी ये सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें सर्विस मिल जाए। हम ये क्यों सोचते हैं? हम स्टार्टअप कर सकते हैं, हमारे पास इतने हुनर हैं, किसी के पास फोटोग्राफी का, किसी के पास इवेंट मैनेजर का, किसी के पास एम्ब्रॉयडरी का, और बच्चे पूछते हैं कि ब्यूटिशियन में हम कैसे अपना जो है फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज आज हमें स्टार्टअप के माध्यम से बनी। और सर ने आज बहुत ही बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है कि हम अपने कॉलेज में भी एक इसके लिए स्पेस देंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सर थैंक यू फॉर दिस। एंड एक और अच्छा वो मैं बोलना चाहूँगी कि जो मिस्टर मोहन कुमार हैं वो हमारे कॉलेज के एलुमनस हैं, और वो इतने अच्छे जगह सेट हैं, तो ये भी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। एंड आई ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर मितेंद्र, जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना टेक्निकल हमारे को हेल्प की। तो थैंक यू मितेंद्र। आई ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड very much thankful and special thankful to the principal sir Dr. Krishkant Gupta. Thank you all the participants. Please fill the feedback form. Feedback form हमने chat पे जो है share कर दिया गया है। Thank you sir. Thank you रेखा जी, thank you.